कश्मीर में ज्यादती के शिकार बच्चे के मुलजिम गिरफ्तार करने वाले पुलिस एएसआई मोहम्मद बख्श का कहना है कि उन्होंने बच्ची को मां को अपने घर में पनाह दी और मुलजिमों को पकड़ने के लिए अपनी बीवी और बेटी का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि मुलजिम रफीक मलिक को पार्क में बुलाकर पकड़ा गया। औरत मेरे पास आई थाने पे, इसने शिकायत की कि भाई ये बच्चा है, मेरी बच्ची छीनी गई है, मुझे रेप किया गया हुआ है और मुझे जो है ना इन्होंने बोला है कि लड़की लाओगे तो मैं तुझे दूंगा, नहीं तो नहीं छोड़ूंगा। मैंने बोला कोई नंबर शंबर, बोले कुछ भी नहीं है, ना उसका अता पता है ना उसके पास नंबर था। एक ही नंबर था जो बंद था। बाद में मैंने ट्राई किया, वो खैरुल्लाह का नाम था। फिर खैरुल्लाह के पीछे पड़ गया मैं। 2-3 दिन के बाद मैंने उसे अपनी बेटी से बात करवाई, फिर 2-3 दिन के बाद उसे बीवी से बात करवाई। फिर उस चाले में वो फंस गया, वो आ गया। बोले किधर आए? बोले कश्मीर आ जाओ। फिर होटल पे गए, होटल पे बच्चे बैठे थे मेरे, उधर नहीं आया, बोलते हैं सिटी पार्क में आओ। फिर मेरे बच्चों को सिटी पार्क में भेज दिया, वहाँ सिटी पार्क में ये बैठे थे, वो आ गया, उसको हमने पकड़ा, उसको मारा। फिर मैंने बोला तेरे को इधर ही छोड़ता हूँ, बच्ची दो। फिर उसने बोला कि मेरे घर में है। फिर हम अपनी टीम लेके एसएचओ के साथ उसके घर में गए, उस बच्ची बरामद की। बहुत हालत ख़राब थी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस वकार अहमद सेठ की नमाज जनाजा आज बाद नमाज जुमा कर्नल शेर खान स्टेडियम पेशावर में अदा की जाएगी। जस्दे खाकी मुंतकिल कर दिया गया। चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ के इंतकाल पर सूबे में एक रोज़ा सोग है। चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ गुज़श्ता रात कोरोना की वजह से इंतकाल कर गए थे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस वकार अहमद सेठ की नमाज जनाजा आज बाद नमाज जुमा कर्नल शेर खान स्टेडियम पेशावर में अदा की जाएगी, जबकि जस्दे खाकी मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट का स्टाफ भी कोरोना का शिकार होने लगा है। असेंबली सेक्रेटेरिएट के 7 मुलाजमीन का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अली अकबर से। अली अकबर, बताइएगा असेंबली सेक्रेटेरिएट के 7 मुलाजमीन कौन हैं और क्या हिफाजती इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन की हम बात करें तो पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट की जानिब से तमाम मुलाजमीन को और तमाम स्टाफ निगरान का जो है वो कोरोना टेस्ट करवाया गया था पंजाब असेंबली के इजलास के दौरान, जिनकी अब रिपोर्टें आना शुरू हो गई हैं। इब्तदाई रिपोर्टों के मुताबिक जो है 7 मुलाजमीन में कोरोना जो है वो मुस्बत पाया गया, जिसके बाद उन्हें घर भिजवा दिया गया। उसके साथ साथ ये फैसला किया जा रहा है कि पहले की तरह जो SOPs थे उन पर अमल दरामद किया जाए, मास्क की पॉलिसी जो है उसको सख्ती से अमल दरामद किया जाए और जो असेंबली सेक्रेटेरिएट की राहदारी है वहाँ पर लोगों को मना किया जा रहा है, स्टाफ मेंबरान को मना किया जा रहा है, तो वहाँ पर जो है वो बिला वजह घूमने फिरने से गुरेज करें। उसके साथ साथ ये भी हिदायत की जा रही है कि वो बार बार हाथ धों, सैनिटाइजर का जो है इस्तेमाल करें। तमाम देखा ये जा रहा है कि मजीद जो है वो टेस्ट करवाए जाएंगे तमाम स्टाफ के और उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि आया पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट को जो है वो फुल स्टाफ के साथ चलाना है या सिर्फ 50% स्टाफ जो है उसको बुलवाया जाए। जी अली अकबर, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग इंक्वायरी में पापड़, कबाड़ी, चपरासी के बाद दूध वाला भी सामने आ गया। सलमान शहबाज के अकाउंट में पत्तोकी के दूध फरोश के नाम से $1,64,000 मुंतकिल होने का इंकशाफ हुआ है। राना ज़िशान के अदालत में दिए बयान की मज़ीद तफसील में कहा गया है कि वो पत्तोकी में दूध फरोख्त करके ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। रकम मुंतकिल होने की कुछ खबर नहीं है। तो आपको बता रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग इंक्वायरी में पापड़, कबाड़ी, चपरासी के बाद दूध वाला भी सामने आ गया है। साबिक वफाकी वज़ीर ग़ुलाम दस्तगीर खान समेत 5 अफराद के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। SDO गुजरांवाला, महकमा हाईवे और 3 रिकॉर्ड कीपर्स भी मुकदमे में नामजद किए गए हैं। सरकारी खजाने को लीज के किराए की मद में करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया है। मजीद तफसीलात रिजवान नकवी से जान लेते हैं। रिजवान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी देखिए, साबिक वफाकी वज़ीर राना दस्तगीर खान जो कि खुर्रम दस्तगीर खान के वालिद हैं, उन समेत 5 मुलजमान पे एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। राना गुलाम दस्तगीर पे इल्जाम है कि उन्होंने सरकारी रकबे पे कब्जा करके वहां पे एक पेट्रोल पंप कायम किया था और उस रकबे की मालियत तकरीबन एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक 1 अरब रुपए से जायद है। एंटी करप्शन में DC गुजरांवाला की जानिब से एक रेफरेंस DG एंटी करप्शन को भिजवाया गया था, जिसमें उन्होंने ये एंटी करप्शन को निशानदेही की थी कि इनके पास ना तो लीज की दस्तावेजात मौजूद हैं और ना ही ये सरकार को किराया दे रहे हैं, जिससे एंटी करप्शन ने उनसे लीज की दस्तावेजात तलब की थी। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक राना गुलाम दस्तगीर खान
और उनके बेटे ने अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए महकमा हाईवे में मौजूद जो दस्तावेजात थी वो वहां से गायब करवा दी, जिससे एंटी करप्शन ने हाईवे के 3 रिकॉर्ड कीपर्स और एक एसडीओ समेत राना गुलाम दस्तगीर खान समेत मजमूई तौर पे 5 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि राना गुलाम दस्तगीर खान से करोड़ों रुपए सरकारी किराए की मद में वसूल किए जाने थे, लेकिन उन्होंने सरकारी जो पेट्रोल पंप सरकारी रकबे पे कायम कर रखा है, 2 कनाल से जायद रकबा है, जिससे उन्होंने पेट्रोल पंप कायम करने को करोड़ों रुपए के नुकसान से दो चार किया है। एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि उस की लीज की दस्तावेजात जो है उन्होंने गायब कर दी और लीज जो है ये 2 साल कबल एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक एक्सपायर हो चुकी थी, उसके बावजूद यहाँ पे कब्जा नहीं छोड़ा गया। जी रिजवान, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। गिलगित बल्तिस्तान में 15 नवंबर को इंतखाबी मैदान सजेगा। गिलगित बल्तिस्तान की 24 नशस्तों पर 330 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली में 9 मखसूस नशस्तें भी हैं। गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाबी मार्का कौन जीतेगा, फैसला 15 नवंबर को होगा। गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली की 24 नशस्तों पर 330 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। 15 नवंबर को 23 नशस्तों पर इलेक्शन होगा, जिसमें 7,45,361 अफराद हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। गिलगित के एक हल्के में पोलिंग 22 नवंबर को होगी। गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली में खवातीन की 6 मखसूस और टेक्नोक्रेट्स की 3 नशस्तों को मिलाकर मजमूई तौर पर 33 नशस्तें हैं। पीपल्स पार्टी ने तमाम 24 हल्कों में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तहरीक इंसाफ 22 हल्कों में इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। मुस्लिम लीग नून 18 नशस्तों पर इंतखाबात लड़ रही है। मुस्लिम लीग काफ 15 और MQM पाकिस्तान 4 हल्कों से किस्मत आजमाई करेगी। JUI के 12 और इस्लामी तहरीक के 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। MWM के 3 और जमात इस्लामी ने भी 3 नशस्तों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। गिलगित बल्तिस्तान कौमी मूवमेंट के 2 और अवामी लीग के 3 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का आइंदा हफ्ते एक रोज़ा दौरा अफ़गानिस्तान मुतवक्की है। वज़ीर आज़म इमरान खान दौरा अफ़गानिस्तान अफ़गान सदर की दावत पर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म दौरा अफ़गानिस्तान में अफ़गान अमन अमल 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर बात भी करेंगे। तो आपको बता रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान का आइंदा हफ्ते एक रोज़ा दौरा अफ़गानिस्तान मुतवक्की है। वज़ीर आज़म इमरान खान दौरा अफ़गानिस्तान अफ़गान सदर की दावत पर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म दौरा अफ़गानिस्तान में अफ़गान अमन अमल 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर बात करेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह के दामाद अहमद शहरियार पर कत्ल केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। बट बरादरान के कत्ल केस में मुलजिम शहरियार को अदालत पेश किया गया। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह के दामाद अहमद शहरियार पर कत्ल केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई, जबकि बट बरादरान के कत्ल केस में मुलजिम शहरियार को अदालत पेश किया गया। फैसलाबाद के बट बरादरान कत्ल केस में मुलविस राना सनाउल्लाह के दामाद मुलजिम राना अहमद शहरियार अदालत में पेश हो गए। लाहौर के सर्विसेज हस्पताल में ज़ेरे इलाज मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन की सेहत मजीद बेहतर हो गई। जर्मन मुआलिजीन के मशवरे पर एक्सरे और अल्ट्रासाउंड किया गया। प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अमजद का कहना है चौधरी शुजात आज उठकर कुर्सी पर बैठे, BP और दिल की धड़कन सब ठीक है, नमूनिया का मसला भी बेहतर हो गया। और उनकी एडवाइस पे आज कुछ इन्वेस्टिगेशंस हम कर रहे हैं उनकी तसल्ली के लिए। उन्होंने एक चेस्ट एक्सरे के लिए कहा, तो वो इस वक्त उनका हो रहा है। हमारी पोर्टेबल मशीन जो है वो MS साहब ने अरेंज कर दी है और इस वक्त एक्सरे हो रहा है। इसी तरह उनके पेट की बात डिटेल्स मालूम करने के लिए अल्ट्रासाउंड एडवाइस की गई, तो वो भी इस वक्त हो रही है। और उसके बाद एडवाइस है कि पहले एम्प्टी स्टमक करनी है और फिर कुछ खाने के बाद करनी है, तो वो एम्प्टी स्टमक हो गई है। और कुछ खाने के बाद, खाने से मुराद चौधरी साहब को एक जर्मन डॉक्टरों ने एक स्पेशल ट्यूब भी डाली हुई है मैदे में। पर्पज़ उसका ये है कि मुंह के ज़रिए खाते हुए बाज़ औक़ात ख़तरा होता है कि फूड पार्टिकल या पानी या लिक्विड जो है वो फेफड़ों में ना चले जाए, जो ओल्ड एज पेशेंट में जा सकते हैं, उससे फिर चेस्ट में इन्फेक्शन होती है। तो उन्होंने एक स्पेशल ट्यूब डाली हुई है जिसके ज़रिए उनकी फीडिंग होती है। तो उसी के रिज़ल्ट्स को देखने के लिए हम अभी एक अल्ट्रासाउंड कर चुके हैं और एक उनकी जो फीड दे दी है, घंटा 1.5 घंटा बाद एक और अल्ट्रासाउंड रिपीट होगी जो इंशाअल्लाह अल अज़ीम नॉर्मल होगी। कराची में PSL की रौनकें फिर सजने को तैयार हैं। नेशनल स्टेडियम में PSL 5 के प्ले ऑफ मरहले का आगाज कल से होगा। ग्राउंड के वस्त में स्पाइडर कैंप भी लगाया जा रहा है। इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं।
महमूद रियाज से। महमूद, अपडेट कीजिएगा हमें। इस वक्त हम कराची के नेशनल स्टेडियम में मौजूद हैं, जहां पर PSL 5 के प्लेऑफ मरहले के लिए तैयारियां जो हैं वो उरूज पर हैं। इस वक्त जो सबसे अच्छा जो होता है स्पाइडर कैम जो है वो उसकी तनसीब की जा रही है, लगाया जा रहा है। इसके जो शॉट्स होते हैं, जो व्यू देता है, ये सबसे खूबसूरत होता है। अगर हम नेशनल स्टेडियम की बात करें तो तमाम डिजिटल बाउंड्रीज इस वक्त फिक्स की जा रही हैं। दूसरी तरफ अगर हम पिच की बात करें तो पिच को भी तैयार किया जा रहा है, रोलर इस पे किए जा रहे हैं। यकीनन शायकीन क्रिकेट तो नहीं होंगे, चूंकि ये कोविड-19 की वजह से बगैर तमाशाइयों के खेला जाएगा, लेकिन PSL 5 का जो प्ले ऑफ मरहला है उसके मैचेस जो है कल 2 मैचेस खेले जाएंगे, उसके बाद 15 को एक मैच होगा और 17 तारीख को फिर जो है वो फाइनल की घंटी बजेगी और उसके अंदर PSL 5 के चैंपियन जो है वो सामने आएगा। तो यकीनन अभी तो बगैर तमाशाइयों के, और तमाशाई जो है वो घर पर बैठकर जो है वो इस मैच को एंजॉय करेंगे। नेशनल स्टेडियम में इस वक्त इंतहाई सख्त सिक्योरिटी है, पुलिस के जवान हर तरफ मौजूद हैं। और अगर हम नेशनल स्टेडियम में देखें तो इस वक्त तैयारियां बिल्कुल अरूज पर हैं, आखिरी मराहिल पर हैं। नोक प्लग जो है वो सवारी जा रही है। पिशावर ज़ल्मी, कराची किंग्स, लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान जो है मुख्तलिफ सेशंस में प्रैक्टिस कर रही हैं। आज भी चारों टीमें जो है वो कराची के नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी और उसके बाद फिर PSL के प्ले ऑफ मरहला कल से शुरू हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब आपको बताएं, पाकिस्तानी नौजवान इरफान महसूद का एक और कारनामा, पुशअप्स का सबसे मुश्किल वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। 2 उंगलियों पर 100 पाउंड वजन के साथ 16 पुशअप्स लगाए। मजीद भी आपको बता रहे हैं, पाकिस्तानी नौजवान इरफान महसूद का एक और कारनामा सामने आया है। पुशअप्स का सबसे मुश्किल वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है। 2 उंगलियों पर 100 पाउंड वजन के साथ 16 पुशअप्स लगाए। ये मनाज़िर भी आप देख सकते हैं और आपको बता रहे हैं कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया है इरफान महसूद की जानिब से। इन्होंने पुशअप्स का सबसे मुश्किल वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है, जो कि 2 उंगलियों पर 100 पाउंड वजन के साथ 16 पुशअप्स लगाए हैं। और मुकामी बीज तैयार न होने पर किसान हाइब्रिड बीज दरामद करने पर मजबूर है। खुर्दनी इजलास का दरामदी बिल सालाना 3.5 अरब रुपए का हो गया। मजीद जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, बताइएगा। बात की जाए अगर यहाँ पर तेलदार अजनास की, तो इसका जो इंपोर्ट बिल है वो यहाँ पर 300 अरब तक क्रॉस कर जाता है। मुतअद्दिद इसकी वजूहत है, जिसमें एक ये भी वजह है कि यहाँ पर जो हाइब्रिड बीज है वो भी हमें बाहर से ही दरामद करना पड़ता है। और एक जो पिछली दादोशुमार है उसके मुताबिक तकरीबन जो 1.5 लाख एकड़ का बाहर से जो दरामद करना पड़ा। यहाँ पर मजबूरी किसान की ये है कि उसको जो ये हाइब्रिड बीज ज़्यादा पैदावार के लिए दरामद करना पड़ता है। हमारे साथ किसान मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। जी बताइएगा, कौन सा बीज लगाते हैं? हाइब्रिड बीज लगाते हैं जी। उधर बाहर से ज़्यादा मिलता है, लेकिन इधर अगर ज़्यादा अच्छा हो जाए तो हम इधर से ज़्यादा लेंगे और इधर काश्त भी इनकी ज़्यादा हो सकती है हमारे इलाके में। हाइब्रिड बीज ही क्यों लगाते हैं? हाइब्रिड ये अच्छी किस्म है, इनका वजन भी ज़्यादा होता है और भी इनके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। हमारे साथ ज़रूरी साइंटिस्ट भी मौजूद है, हाफिज़ साद, उनसे भी इसी हवाले से हम बात करते हैं। जी बताइएगा, यहाँ पर हाइब्रिड बीज के हवाले से आप जो ज़रूरी साइंसदान है वो क्या कर रहे हैं? ऑयल सीड जो तेलदार अजनास हैं, इसमें कैनोला और सूरजमुखी जो है ज़्यादा हैं, इम्पॉर्टेंट है, जो पाकिस्तान में वसी पैमाने पे काश्त की जाती हैं। इसमें जो सूरजमुखी है उसका तो टोटली हाइब्रिड बीज है, जो अभी तक पाकिस्तान में लोकली तैयार नहीं हुआ था और हमें सारा इंपोर्ट करना पड़ता था। उसमें अब यह है कि ऑयल सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो है फैसलाबाद ने हाइब्रिड ऐसे तैयार कर लिए हैं जिनकी पैदावार जो इंटरनेशनल हाइब्रिड है उनसे ज़्यादा है और उनकी जो अडॉप्टेबिलिटी है यहाँ हमारे मुकामी मौसम के मुताबिक उसकी मुताबिकत भी बहुत अच्छी है। जी हाँ, ज़रूरी साइंसदान का इस हवाले से ये कहना है कि यहाँ पर 1-2 साल में अभी मज़ीद जो इन्हें चाहिए रिसर्च के बाद फिर जो प्राइवेट सीड कंपनीज़ है वो जो अपना लोकली बीज है वही तमाम फार्मर्स को जो देने के काबिल हो जाएंगे। और इसी तरह फार्मर्स का भी ये कहना है कि यहाँ पर अगर उन्हें मकामी तौर पर हाइब्रिड बीज अच्छा मिलता तो वही लगाएंगे क्योंकि इसकी पैदावार बेहतर आती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी हुकूमत के नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट के तहत लाहौरियों ने लाखों रुपए की सोलर बिजली लेस्को को फरोख्त करना शुरू कर दी। 1234 सार्फिन की बिलिंग शुरू कर दी गई है। मज़ीद जान लेते हैं शाहिद सिप्रा से। शाहिद सिप्रा, अपडेट कीजिएगा हमें। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सार्फिन ने लाखों रुपए की बिजली लेस्को को फरोख्त करना शुरू कर दी गई है। वफाकी हुकूमत की जानिब से नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट लाया गया जिसके तहत सार्फिन को सोलर पैनल्स के जरिए
बिजली की पैदावार करने की इजाज़त दी गई और नेपरा से बाज़ाब्ता तौर पर जनरेशन का लाइसेंस भी इशू किया गया। लेस्को की दस्तावेज़ात में देखा जाए तो मजमूई तौर पर अब तक जो सार्फिन की जानिब से दरख्वास्तें सबमिट करवाई गई हैं, उसके मुताबिक 2222 सार्फिन हैं जिन्होंने सोलर पैनल लगाने के लिए और शमसी तवानाई से जो बिजली बनाते हैं उसके लिए अप्लाई किया। इसी तरह जो नेपरा को भिजवाई गई हैं उनमें से 2137 दरख्वास्तें नेपरा को अरसाल की जा चुकी हैं ताकि उस पर जनरेशन का लाइसेंस दिया जा सके, और उसके साथ जो जनरेशन लाइसेंस अब तक सार्फिन को मिल चुके हैं वो 2069 सार्फिन हैं जिनको नेपरा ने लाइसेंस दिए हैं और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर बिजली की जनरेशन शुरू करके लेस्को को फ़रोख्त करने का सिलसिला शुरू कर रखा है। अब तक जो कनेक्शन इंस्टॉल हो चुके हैं उनमें 1417 सार्फिन शामिल हैं, जबकि जिनकी बिलिंग स्टार्ट हुई है वो 1234 ऐसे सार्फिन हैं जिनकी बिलिंग भी शुरू की गई है। सोलर पैनल के ज़रिए लाइसेंस देने का सिलसिला जारी है। लेस्को की बड़ी तादाद जो है वो सोलर पैनल पर कन्वर्ट हो रही है ताकि सस्ती बिजली की पैदावार की जा सके और लेस्को को फ़रोख्त करने के बाद अपने जो बिजली के भारी भरकम बिल हैं उनको कम किया जा सके। जी शायद से प्रभाव, शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। कराची में सर्कुलर रेलवे 16 नवंबर से चलाने का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन कई रेलवे स्टेशन अब भी तैयार नहीं है। साइट एरिया स्टेशन खंडरात के मनाजिर पेश कर रहा है। मजीद बता रहे हैं हबीब खान। हबीब, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान रेलवे की जानिब से 16 नवंबर से कराची सर्कुलर रेलवे को बहाल करने का दावा तो किया गया है, लेकिन सर्कुलर रेलवे के जो ट्रैक और स्टेशन हैं उनके हवाले से अब तक जो है वो इंतजामात मुकम्मल नहीं हो सके। कई स्टेशन पर हमने देखा है कि काम रेलवे इंतजामिया की जानिब से शुरू किया गया है, लेकिन इस वक्त हम साइट एरिया में जो है वो मेन मरकजी स्टेशन जो है उस पर मौजूद है और आप इसकी सूरत हाल इस वक्त देख सकते हैं कि जो इसका टिकट काउंटर जहाँ पर होना चाहिए और जहाँ पर तमाम तर इसमें सहूलियात मुसाफिरों के लिए होनी चाहिए वो इस वक्त खस्ता हाली और जुबू हाली का शिकार है। दीवारें इस वक्त मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है। तमाम तर छतें जो हैं वो इस वक्त बुरी तरह से यहाँ पर जो है वो बिल्कुल टूट फूट के गिर रही हैं। अगर बात की जाए यहाँ पे मुसाफिरों के लिए लगी हुई बेंचों की, तो बेंचों का सिर्फ एक ढांचा रह चुका है, उसमें बैठने के लिए मुसाफिरों के लिए कोई जगह और कोई जो है वो कोई सीट मौजूद नहीं है। पीर से स्टेशन पर जो है वो ट्रेन आएगी, मुसाफिर यहाँ से सवार होंगे और इसके हवाले से इंतजामात कोई नज़र नहीं आ रहे। दूसरी जानब अगर प्लेटफॉर्म की बात करें तो प्लेटफॉर्म पे सिर्फ एक जंगल आबाद है, ना यहाँ पर खड़े होने की जगह है, ना ही मुसाफिरों के आने की और ना ही जाने की कोई जगह है। तो रेलवे इंतजामिया की जानिब से दावा तो कर दिया गया है कि पीर 16 नवंबर से कराची में सर्कुलर रेलवे की ट्रेन जो है वो दोबारा चलेगी, लेकिन कराची में सर्कुलर रेलवे के जो स्टेशन हैं उनकी सूरत हाल इस वक्त बहुत ही अबतर दिखाई दे रही है और जिस तरह के इंतजाम दिखाई दे रहे हैं और जिस तरह का काम इस वक्त किया जा रहा है उसके हिसाब से ये कहना सही होगा कि इस वक्त जो दावा किया जा रहा है कि 16 नवंबर से कराची सर्कुलर रेलवे ट्रेन बहाल हो जाएगी वो इस वक्त खटाई में पड़ता जो है वो दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं, जमीयत उलमा इस्लाम KP के अमीर सेनेटर मौलाना ताउर रहमान ने 24 न्यूज़ की मजम्मत की है। उनका कहना है कि 24 न्यूज़ की बंदिश इजहार राय की आज़ादी पर कदगन लगाने के मुतरादिफ है। हमारे जो 24 चैनल है उसको रोका गया है, तो लिहाजा एक तो हम उसकी पहले भी मजम्मत कर चुके हैं, आज आपकी वसातत से एक मरतबा फिर उसकी मजम्मत करते हैं कि 24 चैनल ने जिस तरह अपोजिशन की जमातों या उसके एहतजाज को फोकस किया हुआ है, यकीनन इससे हुकूमत बौखलाहट का शिकार है और आज़ादी सहाफ़त के नारे लगाने वाले लोग आज खुद उसके लिए रुकावट बने हुए हैं। लिहाजा हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि 24 चैनल को आज़ाद किया जाए ताकि वो अच्छे तरीके से अपोजिशन की जमातों की कवरेज कर सकें। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी ने 24 न्यूज़ की बंदिश की मजम्मत कर दी। कहते हैं मीडिया पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। मुसलसल 5 माह 24 न्यूज़ को तंग करने के बाद उसको बंद कर दिया गया। वो गिलगित बल्तिस्तान में जलसे से खिताब कर रहे थे। हमारे बयानात पे पाबंदी, ये मेरे सामने जो जवान खड़े हैं 24 चैनल से इसका ताल्लुक है। 5 महीने से मुसलसल इस चैनल को बंद किया हुआ है। जिस किसी ने भी इनको आईना दिखाया उसको डराते हैं, धमकाते हैं, गिरफ्तार करते हैं या हमेशा के लिए उसको गायब करते हैं। लेकिन इमरान सुन लो, हमने न आपके धमकी से डरना है, न आपकी कैदो बंद से डरना है।
जबकि चमन में भी 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ सहाफ़ियों, ताजरों और सियासी जमातों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। ऑल पार्टीज ताजिर इत्तेहाद की जानिब से 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ करारदाद भी मंजूर की गई। चमन में 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ सहाफ़ियों, ताजिरों और सियासी जमातों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। उधर सवात के बासियों ने भी 24 न्यूज़ की बंदिश को मुस्तरद कर दिया। सवात के मकीनों का कहना है 24 न्यूज़ को हक और सच दिखाने की सजा दी जा रही है। हुकूमत ने सिर्फ 24 पे नहीं, पूरे पाकिस्तान के उन लोगों पे जो हक की बात करते हैं सब पे पाबंदी लगाई है और स्पेशली 24 उनमें से सबसे सर फहरिस्त था। इसलिए सच बोलने और हक बोलने की सज़ा जो है वो 24 चैनल को मिला है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान इस वक्त जो सबसे बेहतरीन चैनल जो मैं बजाते ख़ुद भी देखना पसंद करता था वही 24 चैनल था। गवर्नमेंट की मजम्मत करती हूँ कि मतलब सारे चैनलों पे ये पाबंदी लगाती है और स्पेशली मैं 24 न्यूज़ के लिए मुतालिबा करती हूँ कि जल्द अज जल्द उसको खोल दें। और उन लोगों ने नहीं खोला तो इंशाल्लाह इन लोगों के साथ है हम और शाना बशाना खड़े होंगे और एहतजाज पे भी निकलेंगे। 24 के अलावा अगर मैं आपको बता दूं कि आजकल मीडिया पे जो कदान है तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ। बदतरीन डिक्टेटरशिप में भी ये हालात नहीं हुए। ये गवर्नमेंट की बुखलाहट है, हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। महकमा माहौलियात ने लाहौर में स्मोक ना पड़ने का दावा कर दिया। महकमा माहौलियात का कहना है कि 2017 के बाद लाहौर में स्मोक नहीं पड़ी। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी तसल्ली बख्श है। मामला क्या है जानते हैं, सादिया खान हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया बताइएगा। हम मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से बात करें तो वैसे तो नवंबर और दिसंबर का मौसम जो है हमेशा ही सबको अपीलिंग लगता है, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है और सर्दी जो है उसकी आमद शुरू हो जाती है। लेकिन गुज़िश्ता 5 साल से लाहौरिये ख़ासकर जो हैं उनके लिए मौसम सरमा जो है वो किसी अजियत से कम नहीं होता। उसकी वजह यह है कि जैसे ही टेम्परेचर में कमी वाक़ई होती है, सर्दी का आगाज़ होता है, उसके साथ ही स्मोक के इशूज़ जो हैं वो सर उठाना शुरू कर देते हैं। हम बात करते हैं माहौलियात की जानिब से जो हालिया उन्होंने बयान दिया, उनके मुताबिक अभी लाहौर में स्मोक पड़ना शुरू नहीं हुई है और एक उनका ख्याल ये भी है कि 2017 के बाद लाहौर में स्मोक को कंट्रोल किया जा चुका है। नवंबर में खासकर और अक्टूबर में जो धुआं या डस्ट महसूस होती है ये सिर्फ गर्द है। स्मोक जो है वो आलूदगी के वो पार्टिकल हैं जो बहुत ज़्यादा बर्निंग इफेक्ट से पैदा होते हैं और फ़ज़ा में तहलील होने के बाद जो है वो ज़मीन पर गिरना शुरू हो जाते हैं। तो फिल वक्त अगर हम बात करेंगे महकमा माहौलियात के मुताबिक तो उनके मुताबिक लाहौर की फ़ज़ा जो है उसमें आलूदगी का म्यार जो है वो बताया जा रहा है कि 230 रिकॉर्ड किया गया है। तिब्बी माहिरीन की जानिब से कहा यह जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, घरों से बाहर नहीं निकलें, मास्क जो है वो लाजमी पहने ताकि ये जो आलूदगी है इससे हम बच सकें। तो महकमा माहौलियात का दावा यह है कि लाहौर में अभी स्मोक पड़ना शुरू नहीं हुई और उनके मुताबिक स्मोक का जो सिलसिला है वो तकरीबन दिसंबर में शुरू होगा और जनवरी तक चलेगा। अभी सिर्फ डस्ट है और डस्ट जो है बहुत शुक्रिया। वतन के शहीदों को 24 न्यूज़ का सलाम। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले पाक फौज के शहीद जवान नेमत मोहम्मद की आज 9वीं बरसी मनाई जा रही है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं दानियल सैयद से। दानियल बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेमत मोहम्मद के घर पे। शहीद नेमत मोहम्मद जिन्होंने साल 2009 में वतन अजीज़ पर अपनी जान निछावर की, दहशत गर्दों ने जब खुदकश हमला किया खैबर रोड खैबर पख्तूनख्वा में, इदारों को निशाना बनाना चाहा तो नेमत मोहम्मद ने आगे बढ़कर दहशत गर्दों से मुकाबला किया और जाम शहादत नोश किया। अहल खाना के हमरा मैं मौजूद हूँ और कई बरस गुजर जाने के बावजूद आज भी जो नेमत मोहम्मद के बुज़ुर्ग वालिद हैं, जो उनके अहल खानवादा हैं, उनके दिलों में आज भी याद ताज़ा है, आज भी गम ताज़ा है, लेकिन मुतमईन इस बात पर हैं कि इनके बेटे ने वतन अजीज़ के लिए, मादरे वतन के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया और दहशत गर्दों के मज़मूम जो मकासद थे उनको खाक में मिलाया। वालिद नेमत मोहम्मद के हमारे साथ मौजूद, उनसे जानते हैं। जनाब ये बताइएगा अपने बेटे के बारे में, शहीद के बारे में कुछ बताइएगा, कैसे थे वो, कैसा रिश्ता था? हर बेटा अपने बाप के लिए अजीज़ होता है, वतन के लिए उनकी क्या मोहब्बत थी? आपसे कैसे मोहब्बत का इजहार करते थे, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे इंसान थे और जब भर्ती हो गए फिर उसके बाद ये ऑपरेशन पे गया था तो उस वक़्त हालात कुछ और थे, तो हमने उसी फ़ोन पे बताया था कि बेटा बहुत ही सख्त हालात है लेकिन कोशिश करना कि पीछे ना हटो।
तो उसके मुंह से निकला कि इंशाअल्लाह मैं शहीद तो ज़रूर हो जाऊँगा लेकिन वापस नहीं आऊँगा इस तरह। तो हम राज़ी है, अल्लाह राज़ी है, हम राज़ी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मौत के सिवा और कुछ नहीं हो सकता, मौत ही होते हैं ज़िंदगी में, तो अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करें। बिल्कुल, शहीद के बुज़ुर्ग वालिद हैं, लेकिन इनका जज्बा आपने देखा कि अब भी जवान है और फ़ख्र करते हैं कि उनके बेटे ने जो मरना हर किसी ने है, लेकिन वतन अज़ीज़ की खातिर जान का नजराना पेश करना, कई अपने दीगर जो अफवाज के जो साथी थे उनकी जान को बचाने की खातिर नेमत मोहम्मद ने अपनी जान का नजराना दिया। साल 2009 में 13 नवंबर का दिन था, जुम्मे का दिन था, और आज साल 2020 में भी 13 नवंबर जुम्मे का दिन है। बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।